साल 1974 दुनिया को लगा कि भारत ने अचानक परमाणु परीक्षण कर दिया। लेकिन सच ये है कि उस विस्फोट के पीछे केवल वैज्ञानिकों की मेहनत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खुफिया लड़ाई भी चल रही थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि उसी दौर में भारत को ऐसी गुप्त जानकारियां मिली थीं जिन्होंने देश को दुश्मन देशों की परमाणु योजनाओं को समझने में मदद की। और अगर वो जानकारी भारत तक समय पर नहीं पहुंचती तो दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता था। ये कहानी है जासूसी, डर, राजनीति, विज्ञान और उस खामोश युद्ध की जो बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ा गया। 1960 का दशक का अंत। दुनिया परमाणु हथियारों की दौड़ में तेजी से भाग रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन लगातार नए परमाणु परीक्षण कर रहे थे। चीन ने भी परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी। भारत के लिए यह चिंता का विषय था, क्योंकि 1962 के युद्ध ने भारत को पहले ही बड़ा झटका दिया था। अब खतरा केवल सीमा तक सीमित नहीं था, खतरा था शक्ति संतुलन का। दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक सवाल बार बार उठता था, अगर भविष्य में भारत के दुश्मन देश परमाणु ताकत हासिल कर लेते हैं तो भारत क्या करेगा? उस समय भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक और रणनीतिक सोच रखने वाले लोग समझ चुके थे कि आने वाला समय केवल सेना के बल पर नहीं जीता जाएगा। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। रॉ का काम केवल सीमा पार जासूसी करना नहीं था, उसका काम था खतरे को समय रहते पहचानना। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था, पाकिस्तान को बड़ा सैन्य नुकसान हुआ था। लेकिन उसी हार के बाद पाकिस्तान के नेतृत्व ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति बदल दी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। ये केवल भाषण नहीं था, ये आने वाले वर्षों की रणनीति थी। दिल्ली में भारतीय अधिकारियों को धीरे धीरे संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा था। विदेशी वैज्ञानिकों से संपर्क, छिपे हुए अनुसंधान केंद्र, गुप्त फंडिंग, सब कुछ परछाई में चल रहा था। रॉ को आदेश मिला कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हर संभव जानकारी इकट्ठा की जाए। लेकिन यह आसान काम नहीं था। उस दौर में उपग्रह तकनीक सीमित थी, इंटरनेट नहीं था और परमाणु कार्यक्रम दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित रहस्यों में गिने जाते थे। रॉ ने कई स्तरों पर काम शुरू किया। कुछ एजेंट विदेशों में वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रखने लगे, कुछ लोग यूरोप में उन कंपनियों की जानकारी जुटाने लगे जो संवेदनशील मशीनें बेच रही थीं, और कुछ एजेंट पाकिस्तान के अंदरूनी नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। उधर पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बेहद गुप्त रखा हुआ था। कई प्रयोगशालाएं सेना की निगरानी में थीं, वैज्ञानिकों की आवाजाही पर नजर रखी जाती थी, विदेशी एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए झूठी सूचनाएं भी फैलाई जाती थीं। इसी दौरान एक नाम दुनिया के सामने उभरने लगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एक मेटलर्जी विशेषज्ञ जिसने यूरोप में काम किया था और परमाणु तकनीक से जुड़ी जानकारी हासिल की थी। बाद में वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का बड़ा चेहरा बना। भारतीय खुफिया एजेंसियां समझ चुकी थीं कि ये केवल एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं है, ये भविष्य की रणनीतिक लड़ाई है। अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकता है। दिल्ली में कई गुप्त बैठकें हुई। वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ लोग एक साथ बैठकर संभावित खतरों पर चर्चा करते। कमरे में बड़े नक्शे लगे होते, रिपोर्ट्स मेज पर फैली होती और हर बैठक के अंत में एक ही सवाल रह जाता, पाकिस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रॉ ने यूरोप में मौजूद अपने संपर्कों को सक्रिय किया। उस समय परमाणु कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनें और तकनीक यूरोप से लाई जाती थीं। भारत ये जानना चाहता था कि पाकिस्तान किन देशों और किन कंपनियों से संपर्क कर रहा है। कहा जाता है कि इसी दौरान भारतीय एजेंसियों को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे ये संकेत मिला कि पाकिस्तान गुप्त रूप से संवेदनशील तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कई खरीदारी सामान्य औद्योगिक उपकरणों के नाम पर की जा रही थी, लेकिन असली उपयोग अलग था। ये जासूसी फिल्मों जैसा काम नहीं था। यहाँ हर समय गोलीबारी नहीं होती थी। यहाँ लड़ाई कागजों, दस्तावेजों, शिपमेंट रिकॉर्ड्स और वैज्ञानिक नेटवर्क के जरिए लड़ी जा रही थी। कई बार एक छोटी सी जानकारी पूरे मिशन की दिशा बदल देती थी। रॉ के कुछ अधिकारी विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहे थे, कुछ पत्रकारों के रूप में, कुछ लोग तकनीकी विशेषज्ञ बनकर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। ये एक धीमी लेकिन बेहद खतरनाक लड़ाई थी, क्योंकि अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो सकता था। उधर भारत भी अपने परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा था। राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित पोखरण परीक्षण क्षेत्र पूरी तरह गोपनीय रखा गया था।
वैज्ञानिकों को सीमित जानकारी दी जाती, कई बार उपकरणों को रात में ले जाया जाता ताकि विदेशी उपग्रह तस्वीरें साफ जानकारी न पकड़ सके। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दुनिया चौंक गई। इस परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया, लेकिन दुनिया समझ चुकी थी कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम और तेज हो गया। अब ये केवल वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, ये रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बन चुकी थी। रॉ को नई जिम्मेदारी दी गई, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति का पता लगाना, क्योंकि कई रिपोर्ट्स एक दूसरे से अलग थीं। कोई कहता कार्यक्रम शुरुआती चरण में है, कोई कहता कि काम बहुत आगे बढ़ चुका है। कहा जाता है कि इसी दौरान भारत को विदेशों से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां मिली। उन जानकारियों ने यह समझने में मदद की कि पाकिस्तान किस दिशा में काम कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पश्चिमी देशों की एजेंसियां भी पाकिस्तान के कार्यक्रम पर नजर रख रही थीं, लेकिन हर देश के अपने हित थे, इसलिए जानकारी पूरी तरह साझा नहीं की जाती थी। रॉ ने अपने स्रोतों के जरिए वैज्ञानिक नेटवर्क को समझना शुरू किया। कौन वैज्ञानिक किस देश में जा रहा है, कौन सी मशीनें कहां से आ रही हैं, कौन सी कंपनियां अचानक संदिग्ध ऑर्डर ले रही हैं, ये सब धीरे धीरे जोड़ा जा रहा था। एक भारतीय अधिकारी ने बाद में अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि सही जानकारी पहचानना है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रमों के आसपास जानबूझकर भ्रम फैलाया जाता है। झूठी रिपोर्ट्स, फर्जी दस्तावेज, गलत संकेत, सब कुछ खेल का हिस्सा होता है। दिल्ली के एक गुप्त कमरे में रात के 2 बजे बैठक चल रही थी। एक अधिकारी ने मेज पर कुछ दस्तावेज रखे, उनमें मशीनों की तकनीकी जानकारी थी। दूसरे अधिकारी ने नक्शे पर कुछ स्थान चिन्हित किए। तीसरे अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये जानकारी सही है तो वे हमारी उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही, क्योंकि इसका मतलब था कि दक्षिण एशिया एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उधर पाकिस्तान अपने परमाणु ढांचे को छिपाने के लिए लगातार नए तरीके इस्तेमाल कर रहा था। कई सुविधाएं सेना के सुरक्षित इलाकों में थीं। कुछ स्थानों को सामान्य औद्योगिक केंद्र की तरह दिखाया जाता। वैज्ञानिकों को सुरक्षा घेरे में रखा जाता। विदेशी पत्रकारों की पहुंच सीमित थी। भारत की एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल काम था अंदर तक भरोसेमंद स्रोत बनाना, क्योंकि परमाणु कार्यक्रमों में शामिल लोग कड़ी निगरानी में रहते थे। हर फोन कॉल, हर यात्रा, हर संपर्क पर नजर रखी जाती थी। कहा जाता है कि कुछ भारतीय स्रोतों ने विदेशों में बैठे ऐसे लोगों तक पहुंच बनाई जिन्हें परमाणु उपकरणों की सप्लाई चेन की जानकारी थी। ये जानकारी सीधे बम बनाने के डिजाइन जैसी नहीं थी, लेकिन इससे ये समझने में मदद मिलती थी कि कार्यक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे भारत को ये स्पष्ट होने लगा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर परमाणु क्षमता हासिल करना चाहता है, और इसके पीछे केवल सैन्य कारण नहीं थे। ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय राजनीति और शक्ति संतुलन का मामला बन चुका था। भारत के भीतर भी इस पर बहस चल रही थी। कुछ लोग मानते थे कि दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ खतरनाक है। कुछ लोग कहते थे कि मजबूत प्रतिरोध के बिना सुरक्षा संभव नहीं। लेकिन खुफिया एजेंसियों के लिए बहस से ज्यादा जरूरी था सच्चाई जानना। 1980 के दशक में दुनिया ने कई बार यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आखिर कितना आगे बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां रिपोर्ट्स जारी करती, अखबार अटकलें लगाते, लेकिन असली स्थिति पूरी तरह साफ नहीं थी। रॉ और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए थीं। उस समय उपग्रह तस्वीरें, मानवीय स्रोत और विदेशी संपर्क सबका उपयोग किया जा रहा था। कई बार छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर बड़ी तस्वीर बनाई जाती थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान संवर्धित यूरेनियम उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी रिपोर्ट में वैज्ञानिक उपकरणों की संदिग्ध खरीद का जिक्र था। तीसरी रिपोर्ट में कुछ विदेशी विशेषज्ञों के गुप्त दौरों की बात थी। भारतीय अधिकारियों को समझ आ चुका था कि ये अब केवल संभावना नहीं रही, परमाणु हथियारों की वास्तविक दौड़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये था कि ज्यादातर लड़ाई कैमरों से दूर लड़ी जा रही थी। कोई खुली घोषणा नहीं, कोई सार्वजनिक टकराव नहीं, केवल जानकारी, शक, निगरानी और रणनीति। इसी दौरान दुनिया भर में परमाणु तकनीक की अवैध तस्करी और गुप्त नेटवर्क को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं। बाद के वर्षों में अब्दुल कदीर खान नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय जांच हुई। कई देशों ने आरोप लगाए कि संवेदनशील तकनीक अलग अलग जगहों तक पहुंचाई गई। ये मामला वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना। भारत पहले से ही इस पूरे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए था, क्योंकि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ा था। कहा जाता है कि भारतीय एजेंसियों ने कई बार विदेशी सहयोगियों के साथ सीमित जानकारी साझा की, लेकिन खुफिया दुनिया में पूरी सच्चाई शायद ही कभी किसी एक देश के पास होती है। हर एजेंसी अपनी जानकारी छुपा कर रखती है।
इस पूरे दौर में भारत ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ ली थी। आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते, विज्ञान, तकनीक, जानकारी और जासूसी सब मिलकर भविष्य तय करते हैं। आज जब लोग परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो उन्हें अक्सर केवल मिसाइलें और विस्फोट दिखाई देते हैं, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। वहां वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होती हैं, गुप्त बैठकों वाले कमरे होते हैं, फर्जी नामों से खरीदे गए उपकरण होते हैं और ऐसे एजेंट होते हैं जिनका नाम इतिहास में कभी सामने नहीं आता। भारत और पाकिस्तान आखिरकार परमाणु शक्ति बने। 1998 में दोनों देशों ने खुले तौर पर परमाणु परीक्षण किए। दुनिया एक बार फिर चौंक गई, लेकिन जो लोग दशकों से इस खामोश लड़ाई को देख रहे थे, उनके लिए ये अचानक हुई घटना नहीं थी। ये कई सालों से चल रही रणनीतिक दौड़ का परिणाम था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे दौर में जो सबसे बड़ा सबक सीखा, वो ये था कि जानकारी ही असली शक्ति है। दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या बना रहा है, किससे संपर्क कर रहा है, ये सब जानना युद्ध रोक भी सकता है और जीत भी दिला सकता है। कुछ पूर्व अधिकारियों ने बाद में स्वीकार किया कि उस समय हर छोटी जानकारी को बेहद गंभीरता से लिया जाता था, क्योंकि परमाणु कार्यक्रमों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक गलत अनुमान पूरे क्षेत्र को संकट में डाल सकता था। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जहां कोई देश खुले तौर पर सब कुछ नहीं बता रहा। हर तरफ शक है, हर तरफ जासूसी है और हर सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि दूसरा देश कितना आगे बढ़ चुका है। यही उस समय की वास्तविकता थी। इस कहानी में शायद आपको कोई एक फिल्मी हीरो ना दिखे, क्योंकि असली दुनिया में ऐसे मिशन हजारों छोटे हिस्सों से मिलकर बनते हैं। कोई दस्तावेज चुराता है, कोई तस्वीरें हासिल करता है, कोई तकनीकी रिपोर्ट समझता है, कोई विदेशी सप्लाई नेटवर्क पर नजर रखता है और धीरे धीरे एक पूरी तस्वीर सामने आती है। रॉ की भूमिका भी इसी तरह की थी। खतरे को समझना, समय रहते जानकारी जुटाना और देश के निर्णय लेने वालों तक सही तस्वीर पहुंचाना। आज भी उस दौर की कई बातें पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। खुफिया एजेंसियां अक्सर अपने तरीकों और स्रोतों को दशकों तक गुप्त रखती हैं। यही कारण है कि परमाणु कार्यक्रमों से जुड़ी कई कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। लेकिन एक बात तय है, दक्षिण एशिया की परमाणु कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानी नहीं थी। ये डर, शक्ति, रणनीति, राजनीति और जासूसी की भी कहानी थी। और शायद यही वजह है कि उस दौर की फाइलें आज भी लोगों की दिलचस्पी जगाती हैं, क्योंकि उन फाइलों में केवल दस्तावेज नहीं होते, बल्कि उन फैसलों की छाया होती है जिन्होंने करोड़ों लोगों के भविष्य को प्रभावित किया। कई साल बाद एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी से पूछा गया कि उस समय सबसे खतरनाक चीज क्या थी। क्या दुश्मन का परमाणु कार्यक्रम, क्या युद्ध का डर या अंतर्राष्ट्रीय दबाव? अधिकारी कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, सबसे खतरनाक चीज थी अंधेरे में फैसला लेना। जब आपके पास पूरी जानकारी ना हो, लेकिन आपको पूरे देश की सुरक्षा का निर्णय लेना पड़े। शायद यही उस पूरे दौर का सबसे बड़ा सच था, क्योंकि कई बार इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना गोली चले लड़ी जाती हैं।